में बेटा हम बात कर रहे थे कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन होंगे तो उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। आपने किए होंगे, वो 9 टर्म्स बनी होंगी, मुझे लगता है किया तो सभी ने होगा, कुछ लोगों ने नहीं भेजा होगा मेरे को। आपने शॉर्टकट एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, रुद्र आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसमें। सपोज करो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई प्लस के इंटू ए जेड। ये कोई वेक्टर है ए, एंड दूसरा वेक्टर है बी विच इज आई इंटू बी एक्स प्लस जे इंटू बी वाई प्लस के इंटू बी जेड। कल हमने पढ़ा क्या था कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज ए थर्ड वेक्टर, मतलब वो भी कोई वेक्टर ही होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। तो हमारा जो वेक्टर फाइंड करेंगे, जो हम ए क्रॉस बी करते हैं, वो आता कितना है पहले ये देख लो। ए क्रॉस बी को कैसे लिखना है वो समझ लो। एक मेथड है ये मैथमेटिक्स में, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट, इसमें क्या होता है, हम ये जो ए और बी के एलिमेंट्स हैं, आप सिर्फ ये मेथड समझो, कहां से आया क्या है उसकी समझने की जरूरत नहीं है, फाइनल रिजल्ट आप मैच कर सकते हो। सबसे पहली रो में आपने लिखना है आई, जे और के। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा उसको रो बोलते हैं। फिर आपने लिखना है ए एक्स, ए के एलिमेंट्स ए वाई ए जेड, और यहां लिखना है फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। अगर ए क्रॉस बी पूछा होगा तो पहले ए के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, फिर बी के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, देखो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा या क्या होगा। आपने इसको लिखना है, सबसे पहले इसको लिख लेना है आई। आई मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखना है। फिर आपने जिस रो में है वो भी छोड़ देना है, जिस कॉलम में है वो भी छोड़ देना है। अगर आप रो और कॉलम दोनों छोड़ दोगे so you will be left with a y a z b y b z। रो और कॉलम छोड़ दो, ये एक्सपैंड करने का मेथड है बेटा। अच्छा एक चीज और, ये टर्म्स ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस। फिर आपने लिखना है माइनस जे, और जब आप माइनस जे लिखोगे, अगेन नोट करो इस चीज को, जब आप माइनस जे लिखोगे तो फिर से ये जे का कॉलम है, रो भी छोड़ देना और कॉलम भी छोड़ देना। ये वर्टिकल लाइन को कॉलम, ये टी छोड़ जाएगा, बचेगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के इंटू, किससे करेंगे, ये आई के ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। इतना लिखा, 50% जॉब इज डन। सबसे पहले आई जे के लिखा, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ए के कोफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के बी एक्स बी वाई बी जेड। फिर क्या किया, पहला एलिमेंट ले लिया, उसकी रो को भी छोड़ दिया और उसके कॉलम को भी छोड़ दिया, तो जो बचा वो लिखा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। फिर यहां से ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। फिर तीसरा वाला ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे इंटू ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के इंटू ए एक्स बी वाई। ये फाइनल आंसर है, और मुझे लगता है जो कल आपको मैंने क्वेश्चन दिया था उसका ये आंसर निकाला है कुछ बच्चों ने, चेक कर लीजिए। अगर यहाँ आपने प्लस लिखा है
तो ये वाली टर्म फिर पहले लिखनी है और ये बाद में माइनस हो जाएगी। चेक करो कि ये वही आंसर है जो आपने निकाला है या कुछ और है। लेट द वेक्टर्स आर a is equal to 3i minus 2j plus k, ये एक वेक्टर है a, एंड दूसरा वेक्टर b है, इट इज इक्वल टू 4i plus 2j plus 2k, एंड ये बोला है कि फाइंड नंबर 1। चलिए पूरा सा समझते हैं बेटा, पूरा दोबारा से। a क्रॉस b फाइंड करो, नंबर 2 b क्रॉस a फाइंड करो, फिर उनके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a भी फाइंड करो। सो जब हम a क्रॉस b फाइंड करना चाहते हैं, क्या करेंगे बेटा? ये a, ये b, a क्रॉस b फाइंड करने के लिए दिखाई दे रहा है ना आपको? a क्रॉस b फाइंड करने के लिए मेक ए डिटर्मिनेंट लाइक दिस, दो हॉरिजॉन्टल, ये ब्रैकेट नहीं डालनी है, दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। लिखिए i j एंड k, 3 -2 1 4 2 2। एलिमेंट्स लिख लो, पहले a के जो डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं वो लिखिए, फिर b के कोफिशिएंट्स 4 2 2 4 2 2। नाउ हाउ द एक्सपेंशन गोज, राइट? उस एक्सपेंशन में पहली टर्म आपने पॉजिटिव लिखनी है, दूसरी नेगेटिव और तीसरी वाली पॉजिटिव। सो इट इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख लीजिए i, फिर इस i का रो और कॉलम दोनों छोड़ दो। So this is vertical line called as column, this is horizontal called row, -2 1, we have -2 1 2 2, minus j into, again leave 3 1 4 2, 3 1 4 2 plus k, अब फिर से छोड़ो, ये भी 3 -2 3 -2 4 2। So next step में it will become I into -2 into 2 हो गया बेटा -4 -2, ये वाला माइनस फॉर्मूला हो गया, माइनस j into 3 2s are 6 -4, पता चला, प्लस k into 3 2s are 6 -4 into -2 is -8, so it will be equal to -4 -2 हो गया -6i, 6 -4 is 2, -2j, this will be 6 plus 8 14k। टेल मी, ये आया समझ में या नहीं? यस सर। अगर ये समझ में आ गया ना, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड b क्रॉस a बाय योर ओन, खुद से। कैसे फाइंड करोगे b क्रॉस a और a क्रॉस b? जो ये पहले लिखा था, a लिखा था तो मैंने a के कोफिशिएंट्स लिखे, अब सेकेंड टाइम क्या करोगे आप, ये रोज इंटरचेंज कर दोगे, पहले b वाले इधर लिखना 4 2 2 और इधर लिखना 3 -2 1 एंड टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट। बेटा आपका जो b क्रॉस a आएगा, सॉल्व करने के बाद, पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद, इट वुड बी 6i plus 2j minus 14k, 6i minus 2 plus 2j minus 14k। अगर आपका ये नहीं आया है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग ईदर इन दिस और इन दिस, राइट? अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या निकालेंगे आप चेक करो पहले, ये आया भी है या नहीं। a क्रॉस b हमारा आया था -6i minus 2j plus 14k, if I take this minus common, it will become 6i plus 2j
-14k, and this is what B cross A is. Keep the minus here. So रिजल्ट क्या आया बेटा फाइनली? फिर हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कल एक बताई थी प्रॉपर्टी आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। अभी अगर हम इनके मैग्नीट्यूड्स देखें, A क्रॉस B और B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड देखें, तीसरा और चौथा पार्ट जो है हमारा, थर्ड पार्ट इज लाइक दिस। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालो तो बेटा A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 स्क्वायर -2 स्क्वायर 14 स्क्वायर। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 196 236। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 236। और ऐसे ही अगर आप B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करोगे दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 2 स्क्वायर 4 -14 का स्क्वायर भी तो वही है। सो वी हैव ए कंक्लूजन हियर। ये इक्वल टू साइन इसलिए होता है, A क्रॉस B और B क्रॉस A वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं, देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। जितना मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड B क्रॉस A का भी होगा। तो इसमें कोई डाउट है तो वो पूछो, अभी जितना अभी तक आज हमने पढ़ा है आज वाला। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स गिवन है और ये बोला है फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, या ऐसे लिखे हैं फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B, तो इसका सोल्यूशन देखो, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? फाइंड A क्रॉस B। जैसे अभी आपको बताया A क्रॉस B कैसे फाइंड करेंगे, वो पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। लेकिन अगर ऐसा बोला है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर to the plane of A and B, अगर बोले फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A and B, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यू हैव टू फाइंड n कैप। और यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, अगर वेक्टर फाइंड करना है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आपको A क्रॉस B फाइंड करना पड़ेगा, और बेटा अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A क्रॉस B। सिंपली ये याद रखो कि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ये याद रखना। A क्रॉस B, रिजल्ट तो वेक्टर आता है ना, A क्रॉस B इज ए वेक्टर which is perpendicular to the plane of A and B। ठीक है, ये दो पॉइंट्स नोट करो। फिर एक चीज और बताऊंगा अभी। कैसे बनाएंगे पैरेललोग्राम? ये A वेक्टर और B वेक्टर है। यस सर, क्योंकि पैरेलल ले जाएंगे तो उनका मेजर तो बराबर है। ये B को यहाँ से पैरेलल ले जाएंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे। अगर यहाँ B बोला तो यहाँ भी B ही बोलेंगे इसको, है ना? व्हेन ए वेक्टर, फर्स्ट डे पढ़ा था हमने वेक्टर्स में, जब भी हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव करते हैं इट रिमेन्स सेम। ये B, ये भी B। इन द सिमिलर वे ये A वेक्टर है, सो हियर इट इज A वेक्टर। ठीक है, बन गई हमारी पैरेललोग्राम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, टू वेक्टर्स, हमारे पास क्या सिचुएशन है? टू वेक्टर्स A एंड B आर बीइंग represented
by two adjacent sides of a parallelogram. किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स से हमने इनको रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, दो साइड्स कौन सी लेनी है, ऐसे ले लो. A vector is represented by side OP and B vector is represented by side, इधर Q बोल दो, OPQ, इसको S बोल देते हैं. क्या बोलेंगे बेटा, OP का जो मैग्नीट्यूड है, OP जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, सिंपली A बोल सकते हैं. OS जो है साइड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, सिंपली B बोल सकते हैं. टेल मी व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ज्योमेट्री है ना. व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला ही क्या है, पहले तो ये सोचो. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू अल्टीट्यूड, बेस इनटू हाइट. हाइट मींस ये. ठीक है, लेट मी से कि अगर हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये M है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, बेस इज OP इंटू H, परपेंडिकुलर इज H. OP जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, लेकिन यहां देखो इन ट्राइंगल OSM, व्हाट इज H बाय OS. H बाय OS किसके बराबर है, B का मैग्नीट्यूड. सो H हो गया, सॉरी, H by OS, it is like perpendicular by hypotenuse, that is sin theta. So H हो गया OS sin theta, और बेटा जो OS है that is magnitude of B, तो क्या हम लिख सकते हैं, it is B sin theta. तो H की जगह हम B sin theta लिख लें. देखो एक बार, सर आपका माइक ऑफ है. AB sin theta जो है it represents magnitude of A cross B, because A cross B एक ऐसा वेक्टर है. देखो कल वाली डेफिनेशन, फर्स्ट लाइन जो लिखी थी, A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है AB sin थीटा, और डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B. अब यहाँ जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी वो ऐसे होगी. तो अगर हम एरिया को वेक्टर बोले ना, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एक्चुअली आप लेटर ऑन इसको यूज करोगे एज ए वेक्टर. अभी तक तो ज्योमेट्री में हम एरिया को स्केलर ही बोलते हैं. एक्चुअली एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द एरिया लाइक दिस. बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अगर A और B दो वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो कंक्लूजन देखो क्या है बेटा, magnitude of A cross B is the area of a parallelogram with A and B as the adjacent sides.
ठीक है, या ऐसे बोलेंगे, इसी का रिवर्स, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represent two adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram is equal to magnitude of A cross B. जैसे स्टार्ट किया था, दो वेक्टर्स दिए होंगे, A वेक्टर इज इक्वल टू 2i 3j 4k, B वेक्टर भी वैसे दिया है, और बोला है कि अगर ये A और B, इफ लिखा देखो मैंने, if A and B represent two adjacent sides of a parallelogram, तब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो होगा वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. और यही देखना, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं इसको, मुझे बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, पैरेललोग्राम से हाफ है ना, तो आपने क्या करना है बेटा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना है, मैं नहीं कराऊंगा बार बार, अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, जैसे आ गया 2i 3j 4k, तो वो आपने निकालना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या उसको हाफ कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एक्चुअली, पैरेललोग्राम की अगर ये डायगोनल के हिसाब से लें अगर ये ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे पता चलेगा, पैरेललोग्राम का एरिया पता चलेगा A क्रॉस B फाइंड करके, सिर्फ A क्रॉस B ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके. ठीक है, दे दूं एक एग्जांपल या असाइनमेंट में दे दूं, जैसे अगर ऐसे लिखा है, if A equal to 3i minus 2j plus 4k and B equal to 4i plus 2j minus k represent two adjacent sides of a parallelogram, then what is area of parallelogram? तो क्या करोगे, A क्रॉस B फाइंड करो जैसे अभी मैंने बताया, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो. ठीक है, अभी निकाल के बता दो, मैं क्लास तो एंड कर रहा हूं. ठीक है, इसका आंसर मेरे को भेज देना.